नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जीईओ में पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए न्यूनतम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है? तो होती है केवल 3 सैटेलाइट की। ठीक है, तो जीईओ 37,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि एलईओ सैटेलाइट तेजी से घूमते हैं। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 37,000 किलोमीटर की ऊंचाई। अब देखते हैं करमन लाइन क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्या? करमन लाइन। इसके ऊपर जाने वाले कोई अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। ठीक है, जो 100 किलोमीटर है इससे ऊपर जो जाएगा उसे अंतरिक्ष यात्री माना जाएगा। भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम नाविक को कुल कितने उपग्रह और न्यूनतम कितने काम करने चाहिए? ठीक है, तो कुल 7 उपग्रह होने चाहिए, जिसमें कि न्यूनतम 4 कार्यशील होने चाहिए। इसकी रेंज भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर दूर तक होती है। ठीक है, तो नाविक क्या है? जो भारत का एक नेविगेशन सिस्टम है, जो कि भारत ने ही बनाया है अपना, गूगल की तरह, जैसे गूगल मैप है इस तरह का ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ब्रह्मोत्सव गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की आपातकालीन सुरक्षा के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा? तो क्रू इस एस्केप सिस्टम का। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपातकाल स्थिति में यह क्रू मॉडल्स को रॉकेट से अलग कर पैराशूट से सुरक्षित बाहर निकालता है, जिस तरह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गगनयान मिशन में लो अर्थ ऑर्बिट में कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे? तो 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। मिशन परीक्षण के लिए व्योम मित्र नामक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। ठीक है, क्या रोबोट भी भेजा जाएगा जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी जैसे अग्निकुल, स्काईरूट को उड़ान की अनुमति कौन देता है? तो कौन देता है? इन स्पेस। ठीक है, इस जो कि 1920 में स्थापित हुई, मुख्यालय अहमदाबाद में। इससे इसरो की एक विंग है। ठीक है, क्या है? यह इसरो का एक विंग है, अंग है एक तरह से। अब देखते हैं रक्षा प्रणाली मिसाइल तकनीक। अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मारक प्रणाली है? तो हवा से हवा में मारती है। ठीक है, और वीवीआर तकनीक पर 10 से सीमा से परे मार करने में सक्षम होती है। फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रक्षा प्रणाली जो थार्ड है, ये किस देश की है? तो थार्ड अमेरिका यूएसए की है। यह एक उन्नत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ठीक है, थार्ड। अब देखते हैं अग्नि 5 मिसाइलों में प्रयुक्त MIRV तकनीक का मुख्य कारक क्या है? तो मिसाइल के ओवरहेड को कई अलग अलग हिस्सों में खोलना इसका काम है। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज क्या है? 5000 प्लस किलोमीटर है। ठीक है, 5000 से ज़्यादा किलोमीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। पनडुब्बियन डिफेंस सील्स प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियों में कौन सी तकनीक उन्हें हफ्तों तक पानी में रखती है? तो वह AIP तकनीक, एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन। ठीक है, फ्रांस की मदद से निर्मित डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियाँ में ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। भारत की परमाणु पनडुब्बियाँ कौन सी हैं? तो एक है INS अरिहंत, INS अरिघात और INS अरिधमन। ये बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी एयर डिफेंस प्रणाली दुश्मन की मिसाइल को कहाँ नष्ट करती है? तो वायुमंडल के बाहर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे अलग हैं? तो ये निचले वायुमंडल में उड़ते हैं और अपना पथ बदल लेते हैं, रडार की पकड़ से बाहर आते हैं। ठीक है, रडार की पकड़ से बाहर रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। रक्षा प्रणाली वायुमान वायुयान एवं पोत। तो तपस BS-201 क्या है? रुस्तम 2 क्या है? ये मेल ड्रोन है, जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस के लिए प्रयुक्त किया था। क्या नाम है? तपस। तीनों सेनाओं द्वारा निगरानी और जासूस के लिए यूज होता है। फिर है भारतीय वायुसेना में शामिल C-295 विमान का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये सामरिक परिवहन और रसद ले जाने, मतलब कि एक तरह परिवहन का काम करता है। स्पेयर की एयरबस द्वारा निर्मित है, जो एयरो 748 की जगह ली है जिसने। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो वह INS विक्रांत, स्वदेशी है एक तरह। ठीक है, जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और दूसरा कौन सा? दूसरा पोत INS विक्रमादित्य है, जो रूस से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी एवं जेनेटिक्स। तो CRIS पे CRISPR Cas9 तकनीक में ऑफ टारगेट प्रभाव क्या है? तो किसी गलत जीन को कट करना। ठीक है, Cas9 कैंची या एंजाइम में गलत कटने से म्यूटेशन का खतरा रहता है। ठीक है, तो क्या है? कैस्पर Cas9 एक टाइप तकनीक है जिसमें हम जीन एडिटिंग करते हैं, जीन को बदलते हैं। भारत के एकमात्र GM
जो कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन फसल कौन सी जिसे मान्यता प्राप्त है वो है बीटी कपास। 2002 में मान्यता मिली। बेलिसस थियोसिस बैक्टीरिया कीटों को मारता है। ठीक है। भारत में जीएम फसलों और जैव उत्पादों को मंजूरी कौन देता है? तो ये जीईएसी जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी द्वारा दी जाती है जीएम को। ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अधीन कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तकनीक। कोविड-19 के दौरान उपयोग की गई mRNA वैक्सीन ने प्रतिरक्षा कैसे उत्पन्न की? तो ये कोशिकाओं को वायरस का स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। ठीक है। शरीर में सीधा वायरस नहीं डाला जाता, केवल एक जेनेटिक कोड भेजा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर में इलाज के लक्षित दवा भेजने के लिए नैनो करियर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो होता है लिम्फोसोम्स का। ये वसा के कण होते हैं जो सीधे ट्यूमर सेल तक दवा पहुंचाते हैं और बालों का झड़ना रोकते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? लिम्फोसोम्स। कैंसर में लक्षित दवा को भेजते हैं नैनो करियर के रूप में। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या है? तो ये भ्रूण कोशिका जो मानव शरीर के किसी भी अंग की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान विशेष प्रायोन्स क्या है? तो प्रायोन्स असामान्य रूप से मुड़े हुए संक्रामक प्रोटीन होते हैं। ये ना तो वायरस है ना बैक्टीरिया है। ये सीधे मस्तिष्क में जाकर गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का कारण बनते हैं। ठीक है। पायरॉन्स असामान्य रूप से मुड़े संक्रामक प्रोटीन। अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का उपयोग ऑक्सीजन में प्रोटीन के लिए करते हैं? तो वो कहते हैं कोलोरेला। ठीक है। ये अंतरिक्ष यान में छोड़ी गई CO2 को O2 में बदलता है। क्या नाम है? कोलोरेला एपोडेंट। निपा वायरस का मुख्य प्राकृतिक भंडार कौन सा जानवर है? तो वो निपा वायरस चमगादड़ से फैलता है। यह एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी AI। तो भारत में इंडिया AI मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है सॉवरेन AI विकसित करना, भारत को खुद का स्वतंत्र AI इकोसिस्टम तैयार करना। अब देखते हैं ChatGPT जैसे जनरेटिव AI मॉडल किस आर्किटेक्चर पर आधारित है? तो वो है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित। नेट न्यूट्रलिटी का मूल सिद्धांत क्या? इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP बिना भेदभाव के सभी वेबसाइट और उपभोक्ताओं को समान डेटा स्पीड दे। ये ट्राई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। तो चलिए ये एक ढांचा दिया गया है जैसे आपको समझने के लिए AI किस तरह काम करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार पेटेंट किसके लिए कितने समय तक होता है? नए आविष्कार के लिए 20 वर्ष तक होता है। अधिनियम आया 1970 में। ट्रेडमार्क किसके लिए कितने समय तक? तो कंपनी के लोगो या ब्रांड नाम के लिए 10 वर्ष तक होता है और रिन्यूअल संभव है। ठीक है। रिन्यूअल कराते रहिए 10-10 साल के लिए आप। अंतर्राष्ट्रीय मैंडेट प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण एक ही आवेदन से कई देशों में ब्रांड रजिस्टर करने की सुविधा देते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मैंडेट प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर कोडिंग भारत में सॉफ्टवेयर को कौन सा अधिकार मिलता है? तो कॉपीराइट। सॉफ्टवेयर को पेटेंट तभी मिलता है जब वह किसी हार्डवेयर से जुड़ा हो। ठीक है। तो हार्डवेयर से जुड़ा होना जरूरी है सॉफ्टवेयर। ऊर्जा तकनीक ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पाद किस प्रक्रिया से किया जाता है? तो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग होता है जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। और राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करना है। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन का। आगे देखते हैं OTEC ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन तकनीक कैसे ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो इस समुद्र की गर्म सतह और ठंडे पानी। ठीक है। गर्म सतह और ठंडे पानी के बीच में तापमान के अंतर का उपयोग करके एनर्जी रिप्रोड्यूस करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से यह ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह बैटरी की तरह ऊर्जा स्टोर नहीं करता बल्कि सीधे बनाता है। तो चलिए आप देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। नैनो तकनीक का जनक किसे कहा जाता है? तो वह रिचर्ड P फैकमैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नैनो कणों को देखने के लिए किस माइक्रोस्कोप का उपयोग किया था? तो होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जिसमें क्वांटम टनलिंग घटना का प्रयोग होता है। नैनो बायोलॉजिकल ट्रायो ट्रायोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है? तो नैनो स्तर पर कणों के बीच घर्षण टूट फूट और स्नेह का घर्षण क्या है वो कहता है अध्ययन। ठीक है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयुक्त ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक तरह कार्बन परमाणुओं की एक सुचालक परत है जो स्टील से 200 गुना मजबूत होती है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं लास्ट अनुसंधान पद्धति और नीतियाँ। तत्काल समस्या को सुधारने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर एक्ट करते हैं, कार्रवाई, फिर अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व कहाँ पर दिक्कत है, क्या समस्या है, फिर रिएक्ट करते हैं, रिफ्लेक्स। फिर ये क्रिया बार बार चलती रहती है, फिर दोबारा हम रीप्लान करते हैं। ठीक है।
STIP पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक सदस्यता, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, देश के शोधकर्ताओं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। और विज्ञापन और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की जगह 2023 में किस संस्था ने ली? तो ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की जगह ली। अब शोध फंड केवल IIT तक सीमित नहीं रहेगा, यह अन्य संस्थानों को भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका लाभ यही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना।